हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीन प्रॉफिट्स, जो हमारे पास आरजीएस 1971 में, 1986 में और 1994 में आया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन जो है मीन प्रॉफिट की वो दी गई है हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज 12 में। अब हमें जो करना है आंसर शीट पे, ये जो है इसको जो बॉक्स में लिख देना है, वहाँ पे हाईलाइट कर देना है। जब आप अपनी आंसर शीट पे लिखेंगे कोई भी सेक्शन नंबर, वो हाईलाइट होगा। तो ये सेक्शन 2 क्लोज 2 में है हमारे पास सीपीसी की, जो डिफाइन करता है मीन प्रॉफिट को, टू मीन प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। तो हम जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं रॉन्गफुल पोजेशन को हाईलाइट, ऑफ द प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड or might have received with ordinary diligence or have received together with interest on such profits। तो ये अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्ट डेफिनेशन तो आप बेरेक्ट से उठा के भी लिख सकते हैं, बट इंट्रो में हम लिखेंगे डेफिनेशन। दूसरा जो हम लिखेंगे पॉइंट वो है सर्कमस्टांसेस वेयर मीन प्रॉफिट्स कैन नॉट बी क्लेम्ड। तो इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। पहला है कि मीन प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स अराइजिंग ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट्स को जो है वो अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि मीन प्रॉफिट जो है वो इंक्लूड नहीं करता है प्रॉफिट्स जो इम्प्रूवमेंट से मिले हैं पर्सन को जो रॉन्गफुल पोजेशन में है। दूसरा है हमारे पास मीन प्रॉफिट्स कैन नॉट बी क्लेम्ड विद रिगार्ड टू मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मीन प्रॉफिट जो है वो आप सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाईलाइट कर देंगे मूवेबल प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मीन प्रॉफिट का? सो जो ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग अ डिक्री फॉर मीन प्रॉफिट इज टू कॉम्पनसेट। यहाँ पे हम कॉम्पनसेट को अंडरलाइन कर देंगे। सो कॉम्पनसेट को हम अंडरलाइन कर देंगे। कॉम्पनसेट द पर्सन हु हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ पोजेशन एंड डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास मीन प्रॉफिट का वो है कॉम्पनसेट करना उस पर्सन को जिसको प्रॉपर्टी के पोजेशन से बाहर रखा गया है और उसको डिप्राइव करा गया है उसकी एंजॉयमेंट करने से उसकी प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास अगेंस्ट हुम जो है मीन प्रॉफिट, अगेंस्ट हुम जो है मीन प्रॉफिट कैन बी क्लेम। सो किस किस से ये क्लेम करा जा सकता है? पहला है हमारे पास अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लाइबल टू पे मीन प्रॉफिट। तो कोई भी पर्सन जो रॉन्गफुल पोजेशन में है, यहाँ इंजॉय कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वो हमारे पास जो है लाइबल होगा पे करने के लिए मीन प्रॉफिट। ही कैन बी, अब केसेस हैं ये कौन कौन हो सकता है? सबसे पहले है हमारे पास अ ट्रेसपासर। ये एक ट्रेसपासर हो सकता है। अ पर्सन अगेंस्ट हुम डिक्री फॉर पोजेशन इज पास्ड। एक पर्सन जिसके अगेंस्ट पोजेशन की डिक्री पास हो गई है। तीसरा है अगेंस्ट अ मोर्टगेजर इन पोजेशन आफ्टर अ फोरक्लोजर डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट हिम। कोई भी मोर्टगेजर जिसके अगेंस्ट फोरक्लोजर की डिक्री पास हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास केस लॉ। केस लॉ जो है हम अगर मेंशन करेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो जब भी आप केस लॉ मेंशन कर रहे हैं, आप यू कैन ट्राई कि आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं ऐसे ब्रैकेट्स में। कोई भी केस लॉ आप मेंशन कर रहे हैं उसको हाईलाइट कर दीजिए ताकि एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े। तो हमारे पास इसमें केस है लूसी कोचुवरीद वर्सेस पी मारियप्पा गाउंडर 1979 सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें क्या हेल्ड करा गया था कि इफ़ द प्लेंटिफ इज डिस्पोजेस्ड बाय सेवरल पर्सन्स, एवरी वन ऑफ देम वुड बी लाइबल टू पे मीन प्रॉफिट टू द प्लेंटिफ इवन दो ही माइट नॉट बी इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी if it is proved that such possession was a concerted effort on every person's part। इसमें हेल्ड करा गया है बेसिकली कि कोई भी अगर प्लेंटिफ डिस्पोजेस करा गया है सेवरल पर्सन्स के द्वारा, तो उसमें से हर एक पर्सन लाइबल होगा अगर ये प्रूव कर दिया जाता है कि ये जो डिस्पोजेशन हुआ है ये कंसर्टेड एफर्ट था। कंसर्टेड एफर्ट का यहाँ पे क्या मतलब है हमारे पास कि सबकी मिली भगत थी, ऑन एवरी पर्सनस पार्ट की सबकी मिली भगत थी, सबका एफर्ट था उसको डिस्पोजेस करने में। तो ये जो है हर एक पर्सन जो है वो लाइबल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया टेस्ट क्या है? जो टेस्ट टू असर्टेन मीन प्रॉफिट इज नॉट व्हाट प्लेंटिफ हैज लॉस्ट बाय बीइंग आउट ऑफ पोजेशन बट व्हाट द डिफेंडेंट गेन्ड और माइट रीजनेबली एंड विद ऑर्डिनरी प्रूडेंस हैव गेन्ड बाय सच रॉन्गफुल पोजेशन।
तो इसमें आ गया हमारे पास जो टेस्ट है असरटेन करने के लिए कि प्लेंटिफ को जो है कितना मीन प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो है कि वो आ गया हमारे पास कि कितना जो है वो डिफेंडेंट ने गेन करा है या माइट रीजनेबली या कर सकता था, एंड विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, और ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ जो है वो कितना जो है गेन कर सकता था। यहाँ पे वो बेसिस होगा, टेस्ट होगा असरटेन करने के लिए कि जो है मीन प्रॉफिट कितना देना चाहिए। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास प्रिंसिपल्स। अब कोर्ट जो है शैल बी गाइडेड बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वाइल डिसाइडिंग मीन प्रॉफिट। जो कोर्ट है वो गाइड करा जाएगा फॉलोइंग प्रिंसिपल्स से। पहला आ गया प्रॉफिट बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन, कि जो पर्सन रॉन्गफुल पोजेशन में था उसको जो है कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा आ गया रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस बिफोर डिस्पोजेशन ऑफ डिक्री होल्डर, कि दूसरा आ गया हमारे पास रिस्टोर करना है जो स्टेटस था, मतलब जब जो डिक्री होल्डर को डिस्पोजेस करा गया था उससे पहले जो उसका स्टेटस था वो जो है रिस्टोर करना है। तीसरा आ गया यूज टू विच अ डिक्री होल्डर वुड हैव पुट द प्रॉपर्टी इफ हिमसेल्फ वाज इन पोजेशन, कि क्या यूज़ करा है, इसमें हमारे पास क्या यूज़ करा है डिक्री होल्डर ने प्रॉपर्टी को, डिक्री होल्डर क्या यूज़ करता उस प्रॉपर्टी का अगर वो खुद पोजेशन में होता। तो ये बेसिकली 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कोर्ट के पास। लास्ट में आ गया हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने लिखना है मीन प्रॉफिट शुड बी नेट प्रॉफिट, तो मीन प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट होना चाहिए। एंड कोर्ट में अलाउ डिडक्शंस, कोर्ट जो है डिडक्शंस अलाउ कर सकता है टू बी मेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट्स ऑफ द डिफेंडेंट्स, तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा डिफेंडेंट का उसमें से डिडक्शंस अलाउ करेगा कोर्ट, और उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगी वो होगी हमारे पास नेट प्रॉफिट। तो क्या क्या डिडक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि लैंड रेवेन्यू, सेस, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एक्सेट्रा, तो ये हमारे पास डिडक्शंस होंगे। तो आपको बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन से समझ आना चाहिए कि अगर मेंस में हम पॉइंट वाइज लिखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियरली एग्जामिनर को दिखती हैं और चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको ज़्यादा मार्क्स दे। तो बेसिकली मेंस में जो कंपटीशन होता है वो कितने ज़्यादा आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो फ्रॉम एवरी क्वेश्चन, तो उसमें सबको आता है कॉन्सेप्ट क्या है और बेसिकली कौन सा सेक्शन है। आपके पास बैरेक्स होती हैं, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं, बट द मेन थिंग इज़ कि कौन पर्सन कितना क्लियरली मतलब एक्सप्रेस कर रहा है थ्रू आंसर शीट, तो वो देखना होता है एग्जामिनर को। सो यू कैन राइट दिस आंसर लाइक दिस, और ये हमने एज अ 10 मार्कर करा है। अगर 5 मार्कर आया है तो यू कैन आप रिड्यूस कर सकते हैं इसका जो कंटेंट है और अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिए कि इंट्रो और कंक्लूजन आप ज़रूर लिखिए। बीच में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं एज़ पर जो मार्क्स उसको क्वेश्चन कितने मार्क्स का है इस बेसिस पे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।